आज का टॉपिक है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि यानी सूक्ष्म, समष्टि यानी विस्तृत। ठीक है, तो व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द माइक्रोज से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सूक्ष्म। अतः माइक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ है ज्ञान की उस शाखा से जिसके अंतर्गत व्यवस्था के छोटे छोटे अंगों का अध्ययन किया जाता है। या व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट यानी व्यक्तिगत, सिंगल, विशिष्ट फर्म या विशिष्ट उद्योग, एक उद्योग विशेष की, जिसमें अध्ययन की इकाई उपभोक्ता इकाई या इकाई परिवार या इकाई फर्म या इकाई उद्योग होता है इकाई के रूप में। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, इसमें अर्थशास्त्र के सूक्ष्म अथवा छोटे अंशों का अध्ययन किया जाता है। कौन से अंशों का? सूक्ष्म या छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत समग्र का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह योग समग्र कुल अर्थव्यवस्था के एक छोटे भाग का होता है। समग्र कौन सा? छोटे भाग का समग्र होता है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म इकाइयों के अध्ययन हेतु विशेष उपयोगी है। ठीक है, इसमें चौथा है, इसमें इकाइयों का रूप इतना सूक्ष्म माना जाता है कि इसके व्यवहार का कोई प्रभाव अल्पकाल में समुदाय की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। पूरे समुदाय पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए वो छोटा हिस्सा होता है। और पांचवा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण हेतु अन्य बातें यथावत रहे की मान्यता आवश्यक है। क्या है? अन्य बातें सेटरिस पेरिबस। इसको अन्य बातें समान रहेगा मतलब क्या? यथावत रहेगा मतलब क्या? सेटरिस पेरिबस। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र यानी इसका यूज कहाँ होता है? तो पहला है कल्याण अर्थशास्त्र में, यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। कल्याण अर्थशास्त्र में धन को केवल साधन माना है, न कि साध्य माना है। मनुष्य धन के लिए नहीं बना, बल्कि धन मनुष्य के लिए बना है। तो वहां पे क्या होती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यूज करते हैं। दूसरा है उपभोग के नियम में लॉ ऑफ कंजप्शन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्यतः सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम और मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत तथा मांग की लोच आदि नियमों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन के नियम में। तो इसमें मुख्यतः विशेष फर्मों, कुछ विशेष फर्मों या विशेष उद्योग, विशेष का मतलब एक सिंगल के रूप में कहना चाह रहा है। ठीक है, उत्पादन के संबंधित नियमों और उत्पादन के फलन का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संसाधनों के अनुकूलतम आवंटन से है। क्या है? अनुकूलतम आवंटन। अर्थशास्त्र में कितनी कुशलता के साथ उपभोक्ताओं और उत्पादकों में संसाधनों का आवंटन हो रहा है, यह अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। वस्तु कीमत सिद्धांत, कमोडिटी प्राइस थ्योरी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार तथा विभेदात्मक एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार और विभेदात्मक एकाधिकार आदि में क्या होता है? फर्मों के मूल्य, उत्पादन निर्धारण और लाभ को अधिकतम करने का अध्ययन करते हैं। और उनके समय जो भी सिद्धांत है, या इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत में मांग और पूर्ति की दशाओं का भी विश्लेषण देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर पॉइंट, साधन और कीमत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इसमें मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ, ये क्या है? उत्पादन के साधन है। तो इनका साधन और इनका कीमत, इनके सिद्धांतों का भी कोई सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के प्रतिफल का निर्धारण संबंधी नियमों का भी अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में करते हैं। अब देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार।
टाइप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी प्रकार है। उसमें एक प्रकार तो है व्यष्टि स्थैतिक, स्थैतिक यानी स्थिर, स्टैटिक, माइक्रो स्टैटिक। व्यष्टि स्थैतिक में व्यष्टि चरों के संबंध का अध्ययन करते हैं, उन्हें स्थिर मानकर। कैसे मानकर? व्यष्टि के जो चर है उनको क्या मानकर? स्थिर मानकर अध्ययन किया था। इसलिए यह माना जाता है कि इस स्थिति साम्य में है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा साम्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसको एक उदाहरण से देखते हैं कि किसी समय विशेष पर वस्तु की कीमत उसकी मांग व पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होती है। वस्तु की कीमत किससे होती है? उसकी वस्तु की मांग की और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित है। व्यष्टि स्टैटिक एक समय विशेष पर संतुलित कीमत का विश्लेषण ये मानते हुए करती है कि सूक्ष्म घटकों मांग एवं पूर्ति के पारस्परिक संबंधों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? स्थैतिक है। एक समय विशेष पर क्या होगा? उनके संबंधों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है स्थैतिक प्रावेगिक, माइक्रो डायनामिक्स, यानी प्रावेगिक यानी स्थिर नहीं रहेगा, स्थिर का ऑपोजिट हो जाएगा। व्यष्टि प्रावेगिक उस प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है जिससे हम पुराने संतुलन, जो पहले संतुलन था, उससे नए संतुलन पर पहुंचते हैं। तो ये जो एक पुराने से नए संतुलन पर पहुंच रहे, मतलब उसका क्या हो गया? प्रावेगिक हो गया। ठीक है, तो पुराने संतुलन के भंग होने और नए संतुलन के बनने के मध्य जो शक्तियां क्रियाशील होती है, क्या मतलब ए पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? स्थैतिक था। ठीक है, और ये बी पॉइंट पे जाना, नया संतुलन ये है, तो इसके और इसके मध्य की जो ये दूरी है ना, इस दूरी को तय करता है वो क्या होता है? स्थैतिक। ये तो क्या था? स्थैतिक व्यष्टि, और ये थी प्रावेगिक व्यष्टि। ठीक है, जैसे वस्तु का मूल्य 5 रुपए से बढ़कर 8 रुपए होने तक मांग व पूर्ति में परिवर्तन होने के कारण अनेक संतुलन स्थापित हुए होंगे। इन सभी संतुलन समायोजन की प्रक्रिया व्यष्टि प्रावेगिक में अध्ययन करते हैं। जैसे कि पहले कीमत ये मतलब 5 थी और अभी कितनी हो गई? 8 हो गई, तो कितना हुआ बीच में डिफरेंस? 5 से 3, ये 3 रुपए जो बढ़े हैं, इस 3 रुपए के बढ़ने का जो कारण है वो किस में करेंगे? प्रावेगिक। और जो 5 रुपए थे, 5 रुपए क्यों थे, वो करेंगे स्थैतिक में। आगे तुलनात्मक व्यष्टि स्थैतिक, तुलनात्मक व्यष्टि स्थैतिक यानी माइक्रो कंपैरेटिव स्टैटिक। तुलनात्मक व्यष्टि स्थैतिक वह विधि है जिसके अंतर्गत विभिन्न समयों पर साम्यावस्था में व्यष्टि घटकों के पारस्परिक संबंधों की तुलनात्मक व्याख्या की जाती है, किंतु नए साम्य एवं पुराने साम्यों के बीच की अवधि पर कोई प्रकाश नहीं डाला जाता है। अर्थात एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने के बीच की अवधि में नया कारक प्रभावशील रहे, इसकी कोई भी अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। ठीक है, उदाहरण भी देख लीजिए कि किसी समय विशेष पर वस्तु की कीमत उसकी मांग व पूर्ति की शक्तियों से 5 निर्धारित हुई, अब वो कीमत बढ़कर 10 हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में तुलनात्मक व्यष्टि स्थैतिक दोनों साम्य कीमतों की तुलना करेगा। यानी कि यही वाला पॉइंट था, यहाँ पे थे स्थैतिक, ठीक है, यहाँ पे था प्रावेगिक जो बीच में हुआ, और जो ये वाला आया है 8, ठीक है, 8 आए, ये क्या होगी? तुलना। तो मतलब 8 और इन 5 की जो ये तुलना करेगा वो किस में करेगा? व्यष्टि तुलनात्मक स्थैतिक में। चलिए, ये था हमारा व्यष्टि का। अब देखते हैं समष्टि। समष्टि यानी व्यापक अर्थशास्त्र। तो पहले इसका अर्थ देखते हैं। मैक्रो, इंग्लिश में कहते हैं इनको मैक्रो। तो मैक्रो शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मैक्रोज से हुई है। किससे हुई? मैक्रोज, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यापक या समग्र या बृहद, बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का ज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाई हो। कौन सी? संपूर्ण अर्थव्यवस्था। इसमें क्या आएगा? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य, सामान्य मूल्य जो पूरे देश में चल रहा हो या नॉर्मली जो चलता है सब जगह, ठीक है, कुल रोजगार, राष्ट्रीय उत्पादन और सामान्य लागत। तो सामान्य मूल्य, सामान्य लागत तो जो यूनिवर्सल है,
और राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग और कुल उपभोग, राष्ट्रीय उत्पादन, कुल रोजगार, ये सब क्या है, पूरे व्यापक अर्थव्यवस्था का रूप बताते हैं। तो ये क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र के भाग है। अब देखो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त अर्थव्यवस्था, कौन सी, समस्त अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है। कौन से समूहों का, बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है इसमें व्यापक मात्राओं या व्यापक चरों का अध्ययन किया जाता है। इसका व्यापक मात्रा और व्यापक चरों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है सभी समष्टिगत मात्राएं परस्पर इतनी संबंध है कि एक में परिवर्तन होने पर बहुधा अन्य मात्राओं में सामान्य स्तर में भी परिवर्तन नहीं होंगे। ठीक है, इतनी परस्पर संबंधित होती है कि एक में परिवर्तन होने पर अन्य जो मात्रा है उनके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है समष्टिगत एवं व्यष्टिगत विश्लेषण एक दूसरे से स्वतंत्र है। इन दोनों से क्या है, स्वतंत्र है, इसका आपस में कोई इनका हस्तक्षेप नहीं रहता है। ठीक है, पांचवा है इसमें समष्टि और समग्र मूल्यों में परिवर्तन को देखते हैं, परंतु व्यक्तिगत इकाइयों की संरचना एवं प्रकृति को यथावत माना जाता है। समष्टि स्तर, बड़े स्तर पे क्या चेंजेस आ रहा है वो देखते हैं, व्यक्तिगत स्तर वाला उनको यथावत मान के चलते, जहाँ है सही मान के अध्ययन करेंगे। अब है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, यानी इनका यूज कौन से क्षेत्र में करेंगे। तो पहला है सामान्य मूल्य स्तर, जनरल प्राइस लेवल। समष्टि अर्थशास्त्र में मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन आदि का अध्ययन सम्मिलित है। देश में सामान्य मूल्य स्तर अर्थव्यवस्था की विभिन्न समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण का अध्ययन करते हैं। ये जो सामान्य मूल्य स्तर उसका अध्ययन समष्टि में करते हैं। दूसरा है वितरण का समष्टि सिद्धांत। वितरण का समष्टि सिद्धांत भी समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र है। इसके अंतर्गत कुल राष्ट्रीय आय में मजदूरी एवं लाभों का सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करना, मजदूरी और लाभ को कितना जा रहा है। नेक्स्ट है आय एवं रोजगार सिद्धांत। क्या है, आय एवं रोजगार सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इसके अंतर्गत आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण तथा उससे संबंधित तत्व जैसे क्या है, उपभोग, विनिमय, कुल मांग आदि का अध्ययन किया जाता है। किसमें, आय रोजगार वाले में। आय एवं रोजगार के सिद्धांत में मुख्यतः उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक और त्वरक आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा एवं बैंकिंग संबंधी सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मनी एंड बैंकिंग। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा एवं बैंकिंग के सिद्धांतों का भी समावेश किया जाता है, जैसे मौद्रिक व्यवस्था, साख व्यवस्था, केंद्रीय बैंक व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वित्त, मुद्रा व बैंकिंग के विभिन्न सिद्धांत आदि। नेक्स्ट है नियोजन एवं आर्थिक विकास, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नियोजन एवं आर्थिक विकास का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत विकास एवं नियोजन की प्रविधियों एंड टेक्निक्स, व्यू रचना, रणनीति तथा सिद्धांतों यानी कॉन्सेप्ट्स का विश्लेषण करते हैं, और राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार में जो कुल वर्धी योजनाओं आदि का अध्ययन भी करते हैं। नेक्स्ट है व्यापार चक्रों के सिद्धांत। व्यापार के चक्र क्या होते हैं, व्यापार चक्र, जो मंदी तेजी आते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यापार चक्र। ठीक है, तो आर्थिक गतिविधियों में उतार चढ़ाव यानी मंदी और तेजी को व्यापार चक्र कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के कारण एवं प्रभाव, उतार चढ़ाव के नियंत्रण के उपाय और व्यापार चक्रों संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज। समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, व्यापार की शर्तें, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव एवं विनिमय नियंत्रण आदि का भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है राजस्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। राजस्व के सिद्धांत में मुख्यतः सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, कराधान,
का अध्ययन करते हैं। इन सभी का समष्टि अर्थशास्त्र में अधिकतम सामाजिक कल्याण का एक सिद्धांत है, जिसमें ये कहा जाता है कि टैक्स उतना लो, और जो टैक्स लेते हैं वो लोगों से क्या होता है, कष्ट होता है, और जो उनको सब्सिडी के रूप में या उनकी योजना के रूप में उनको जब देते हैं तो उनको क्या मिलता है, सुख। तो जो उनको कष्ट हो रहा है और जो सुख मिल रहा है उनके बीच में तालमेल होना चाहिए, ज़्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। कि ज़्यादा कष्ट तो ज़्यादा इतना टैक्स लगा के आप बर्डन दे रहे हो, उससे जो मिलने वाला लाभ है वो कम ना हो जाए। तो सामाजिक लाभ की ये थ्योरीज है। तो ये भी किसमें होती है, समष्टि का भाग है। राजस्व के सिद्धांतों के अतिरिक्त राजकोषीय नीति, जो गवर्नमेंट द्वारा जो नीति लाई जाती है, दो नीतियाँ होती है, एक मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। सरकार लाती है तो वो तो होती है राजकोषीय नीति, और जब आरबीआई द्वारा लाई जाती है, रिजर्व बैंक द्वारा, तो उसको कहते हैं मौद्रिक नीति, एवं उसके प्रभावों को दृष्टिगत अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। तो पहला है समष्टि स्थैतिक। समष्टि स्थैतिक में साम्य की दशा में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में अनेक साम्य स्थापित होते रहते हैं। इन साम्य स्थितियों में समूह संबंधों की व्याख्या के लिए अध्ययन को ही स्थैतिक विश्लेषण कहा जाता है। इसमें उस प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था साम्य की दिशा में किस प्रकार पहुंचती है, मतलब स्थिर वाली है। दूसरा है समष्टि प्रायोगिक। समष्टि प्रायोगिक में नए साम्य के साथ ही उस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। नए साम्य के अंदर की जो प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया से नए साम्य तक गए है, जिससे गुजर कर अर्थव्यवस्था एक साम्य को छोड़कर दूसरे साम्य को प्राप्त करती है, जैसे उपभोग, आय एवं निवेश आदि। इस प्रकार समष्टि प्रायोगिक अर्थव्यवस्था समष्टि विश्लेषण अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। ये बीच बीच में आ रहा है, आपको पता होगा, साम्य यानी इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम? ठीक है, साम्य का मतलब जहाँ पे संतुलन होता है, ठीक है, तो वहाँ कहते हैं साम्य। जैसे मांग और पूर्ति का साम्य बनता है ना, जैसे ये पूर्ति का वक्र है, ये मांग का वक्र है, तो ये बीच में क्या बन गया इसका, ये साम्य, इक्विलिब्रियम, ई पॉइंट कहते हैं ना, तो इसी को कहते हैं साम्य। ठीक है, तो जब इस वक्र से अगर फिर बाद में नया साम्य मान लो ये बन गया, तो ये, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने की जो स्थिति होती है ना, उसी को समष्टि प्रायोगिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुलनात्मक समष्टि स्थैतिक, कंपेरेटिव मैक्रो स्टैटिक्स। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न साम्यों की तुलना की जाती है कि इस साम्य की और इस साम्य की आपस में क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। लेकिन परिवर्तनों की उस प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया जाता है कि किस प्रक्रिया से वो प्रक्रिया नहीं दी जाएगी, उसके साथ क्या की जाएगी, इसके तुलना की जाएगी, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था एक साम्य को छोड़कर नए साम्य को प्राप्त करती है। ठीक है, और अब है व्यष्टि और जो समष्टि अर्थशास्त्र हमने अध्ययन किया है उसके बीच का क्या अंतर है, तो उनको भी एक बार देख लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए। तो पहला तो लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो पहला अर्थ के आधार पे, तो दोनों का अर्थ में क्या क्या फर्क है। तो व्यष्टि क्या है, यह ज्ञान की वह शाखा है जिसमें विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म और विशिष्ट उद्योग। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसमें तो क्या है, विशिष्ट आर्थिक है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंध रखने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, कुल विनियोग और रोजगार। दूसरी व्याख्या है, यह व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों या उत्पादन इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। किसमें, व्यक्तिगत फर्मों, व्यक्तिगत उद्योग या व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयों का करते हैं। जबकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, जैसे आर्थिक मंदी, अवसाद, आर्थिक तेजी आदि का अध्ययन करता है। अवसाद क्या होता है, मंदी और तेजी तो सुना है, तो मंदी और तेजी के बीच की जो स्थिति होती है उसको अवसाद कहते हैं, जिसके 4 रूप होते हैं। ठीक है, एक पुनरुत्थान भी होता है, तो 4 मिलकर पूरा व्यापार चक्र बनता है। ठीक है, संबंध, इनका संबंध कीमत विश्लेषण से है, ठीक है, जबकि इसका संबंध आय विश्लेषण से है। विस्तृत है तो आय, ठीक है, सूक्ष्म है तो कीमत के रूप में आ जाएगा। क्षेत्र क्या है, इसका क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक सीमित है, जबकि इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण तक विस्तृत होता है। नेक्स्ट है विशेष सामग्री। इसकी विशेष सामग्री में वस्तु एवं सेवाओं, इसकी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य का निर्धारण, विभिन्न कार्यों के लिए उनका आवंटन तथा संसाधनों का पारिश्रमिक आदि
देखते हैं। जबकि इसमें क्या होगा, समष्टि में इसका विषय सामग्री में राष्ट्रीय आय स्तर, उसके प्रभावी कारकों एवं परिणामों का अध्ययन, आय, रोजगार, बचत, विनियोग आदि का अध्ययन समष्टि में होता है। नियम, दोनों में क्या क्या नियम है? इसके अंदर मुख्य नियम कौन सा? सीमांत विश्लेषण। ठीक है, व्यष्टि में सबसे ज्यादा किसका आएगा? सीमांत विश्लेषण का। जबकि इसके समष्टि में इसके नियम में किसी एक प्रकार के विश्लेषण पर आधारित नहीं है, अपितु बहुत व्यापक है। ये सहायक कहाँ का है? यह व्यक्तिगत इकाइयों, फर्मों तथा उद्योगों को अनुकूलतम स्थिति में पहुंचाने में सहायक होता है। जबकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुकूलतम स्थिति के लिए तथा आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है सरल एवं जटिल। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में सरल है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में जटिल है। समष्टि थोड़ा जटिल है, व्यष्टि थोड़ा आसान है। अब उपयोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग एक फर्म या उद्योग की विभिन्न नीतियों के निर्धारण और निर्णय लेने में किया जाता है, जबकि इसका उपयोग राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं के समाधान, राज्य स्तर पर आर्थिक निर्णय लेने, आर्थिक नीतियों के निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में किया जाता है। महत्व क्या है? आज की बढ़ती हुई जटिल समस्याओं के कारण इस अर्थशास्त्र का महत्व कम होते जा रहा है। जितना जटिल होता जा रहा है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व कम है, जबकि समष्टि का बढ़ता जा रहा है। जबकि इन समस्याओं के निवारण में अधिक सहायक है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में इस अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, ये सेशन यही समाप्त करते हैं।